हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लेक्चर नंबर सेकंड जो है उस लेक्चर नंबर सेकंड में जो कि आपके चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए इंडिकेटर्स हैं वो हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ में लेते हैं, और इंडिकेटर्स हमें किसी न किसी एक्टिविटी के बारे में इंडिकेट करते हैं। जैसे कई इंडिकेटर्स आप जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। उन इंडिकेटर्स से आपको है वो ये पता चलता है कि आपको है वो टर्न करना है, आगे यू टर्न है, या फिर जो है वो आगे कोई प्रॉब्लम है। ये सब इंडिकेटर्स से हमें पता चलता है। वैसे ही जब आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स को भी जब है वो टर्न लेना होता है तो उसमें भी क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स की हेल्प से हमें मैसेज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा व्हीकल है वो किस डायरेक्शन के अंदर है वो टर्न होने वाला है। ऐसे ही जो है हमारे केमिस्ट्री के अंदर भी है वो इंडिकेटर्स है, उसका यूज़ होता है। और इंडिकेटर्स का जनरली यूज़ जो होता है वो हम करते हैं कोई भी गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, उसके लिए हमें वो उन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जनरली एसिड और बेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एज एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत। अब देखिए जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स में देखिए आपके सामने मैंने तीन नेचुरल इंडिकेटर्स आपके सामने लिखे हैं। एक आपका लिटमस है, दूसरा आपका रेड कैबेज है, और तीसरा जो है वो हाइड्रेंजिया प्लांट है, ठीक है। ये हाइड्रेंजिया प्लांट है। ये तीन आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ये सब क्या है? ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ दो जो मैंने लिखे हैं वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो देखिए ये तीन नेचुरल इंडिकेटर हैं और दो जो हैं वो आपके क्या हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है, नेचुरल जो कलर होता है इन इंडिकेटर्स का, वो ये होता है कि लिटमस जो है, लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है? पर्पल होता है, जो कि एक लाइकेन नाम का जो प्लांट होता है उसके एक्सट्रैक्ट से हमें ये लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। और उसका नेचुरल कलर क्या होता है? नेचुरल कलर या जो न्यूट्रल कंडीशन के अंदर उसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। अगर हम इसी जो है वो लिटमस सॉल्यूशन को या लिटमस पेपर को हम है वो किसी एसिड में इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, उस एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं या डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो जो लिटमस का जिसका कि ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल होता है, उसका कलर चेंज हो करके और कैसा हो जाता है? आपका रेड हो जाता है उसका कलर, अगर हम उसको एसिड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो। और अगर उसी एसिड को जो है अगर उसी जो है वो इंडिकेटर को हम है वो अगर बेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो बेस के केस के अंदर जो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, और एसिड के केस में क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब ली हमने और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी एसिड है XYZ, ठीक है। इस एसिड के अंदर जैसे ही हमें वो ये लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे इस एसिड के अंदर तो कलर कैसा हो जाएगा? इसका रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बेस के अंदर हैं, जैसे मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी XYZ बेस है, तो उस बेस के अंदर अगर हम उस एसिड को डालते हैं, बेस में अगर इसको लिटमस को डालते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका ब्लू हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका एसिड वाला और बेसिस वाला लिटमस के साथ कलर चेंज, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगर हम रेड कैबेज, देखिए कैबेज क्या होता है? कैबेज जानते होंगे आप सब लोग, ठीक है, ठीक है। पत्ता गोभी जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैबेज बोलते हैं। रेड कैबेज है, उसका कलर नेचुरल कलर तो क्या होता है? उसका रेड होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई भी एसिड है, उस एसिड के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो बेस है इधर वाला, तो एसिड के अंदर अगर रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट कैसा रहता है? रेड ही रहता है, ठीक है, कलर चेंज नहीं होता उसके अंदर।
लेकिन अगर हम उसको बेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेस में उसका कलर कैसा हो जाता है, बेस में उसका कलर हो जाता है ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं, हम यह देख सकते हैं कि भाई अगर जैसे किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हमने है वो आपके रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट डाला तो उसका कलर अगर ग्रीन हो गया तो हम कहेंगे कि वो बेस है। ठीक है, अब देखिए आप तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर वो है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक तरह से प्लांट होता है। ठीक है, और इस प्लांट का भी एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसका नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है। लेकिन अगर हम जो है उसको एसिडिक सॉल्यूशन में, जैसे इसमें एसिड है और इसमें हाइड्रेंजिया के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं अगर इसके अंदर, तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर ब्लू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर इसी हाइड्रेंजिया एक्सट्रैक्ट को अगर हम जो है वो किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर पिंक हो जाता है। तो ये तो 3 नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे इनके कलर्स है वो इस तरह से चेंज होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 2 जो है वो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं और जनरली ये इंडिकेटर्स हैं, इनसे कलर में चेंज कैसे होते हैं वो देखिए आप। फिनोल्फ्थलीन है वो एक केमिकल है और इस केमिकल का नेचुरल कलर जो होता है वो इसका कोई कलर नहीं होता है, इट इज़ अ कलरलेस जो है वो लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम इसको एसिड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो जब एसिड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एसिड जो खुद अपने आप में कलरलेस होता है और अगर हम फिनोल्फ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स है वो उस एसिड में डालते हैं तो कलर में कोई चेंज नहीं होता है, एसिड एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन अगर केस ले लें हम बेस का, कि बेस के अंदर अगर हम है वो थोड़ा फिनोल्फ्थलीन का सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं, फिनोल्फ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो बेस में जो है वो इस बेस का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है वो कलर में। ठीक है, एसिड में कलरलेस रहेगा और बेस के अंदर ये पिंक हो जाएगा। कौन पिंक हो जाएगा, फिनोल्फ्थलीन पिंक हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है उसका नेचुरल कलर क्या होता है, नेचुरल कलर तो होता है ऑरेंज कलर, जैसा नाम है वैसा ही उसका कलर है। ठीक है, अगर हम जो है वो मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स एसिड में डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, और अगर यही मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स है वो अगर हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है येलो। तो इस तरह से दीज आर द चेंजेस इन कलर्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में उनके कलर में इस तरह से, एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में इस तरह से चेंजेस आते हैं। तो ये तो हो गए आपके जो है वो इंडिकेटर्स जो कि नेचुरल और आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स के अलावा देखिए बच्चों एक इंडिकेटर हम और काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का नाम क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। और ऑल्फैक्टरी एक्चुअली क्या है, ये वर्ड जो है वो हमारी स्मेल से रिलेटेड है। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के अंदर, हाँ, ब्रेन में एक जो लोब होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं उसको, ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं उसको। अब जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है तो एक्चुअली ये हमारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है और ये जनरली हमारे को है वो किस चीज़ का, ये हमें स्मेल, ठीक है, स्मेल के बारे में है वो बताता है कि किस तरह की स्मेल है, किस तरह की स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है वो स्मेल के बेस पे हमें एसिड और बेस का इंडिकेशन देते हैं कि गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है वो हमें इस बात का मैसेज देते हैं। अब देखिए जैसे ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स हैं हम इनको कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो हमें जो है वो इंडिकेटर्स, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमें देते हैं स्मेल से नॉलेज देते हैं कि स्मेल चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को हम है वो एसिड में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो एसिड के अंदर
एसिड में जो स्मेल आएगी वो स्मेल है वो अलग स्पेशल टाइप की स्मेल आएगी, और अगर हम इसको बेस के अंदर है वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेस में इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी अलग टाइप की आएगी। ठीक है, तो ये एसिड है, ये बेस है, तो बेस के अंदर इसकी स्मेल जो है वो कुछ डिस्टिंग्विश्ड स्मेल आएगी और एसिड के अंदर अलग स्मेल आएगी। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम कौन कौन से इंडिकेटर्स को शामिल करते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में यूज में ले सकते हैं। जैसे पहला इंडिकेटर हो गया आपका क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या होता है एक्चुअली? क्लोव ऑयल होते हैं लौंग का तेल। लौंग जो होती है, लौंग का जो तेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोव ऑयल बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो है वो है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस, जो वनीला एसेंस जो होता है, ठीक है, ये जो वनीला एसेंस है ये भी है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह से हम यूज़ में लेते हैं। और तीसरा जो है वो है अनियन जूस। अनियन जूस जो है, अनियन जूस भी है वो हम क्या करते हैं, इसको भी है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह से काम में लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, एक तो क्लोव ऑयल है, एक वनीला एसेंस है और एक है वो अनियन जूस है। अगर हम इन इंडिकेटर्स को एसिड में जब भी है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक बहुत ही स्पेसिफिक स्मेल हमें वो मिलती है, लेकिन अगर उनको बेस के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो स्मेल जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दीज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी दोज इंडिकेटर्स विच आर बेस्ड ऑन द स्मेल के बेस के ऊपर है वो जो वर्क करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं उनको। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो है वो जितने भी एसिड्स हैं, हाँ, उन एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम। ठीक है, तो एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए सबसे पहला है आपके हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखिए एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ इन एसिड्स का रिएक्शन कैसे होता है। देखिए कोई भी एसिड है, उस एसिड का अगर हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिड प्लस हम लिख देते हैं मेटल। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मेटल सॉल्ट, हमें मिलता है मेटल सॉल्ट मिलता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एसिड का एग्जांपल लिया हमने HCl, एक एसिड है, और मेटल हमने ले लिया Na, सोडियम। ठीक है, अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक, इसी तरह से हम अगर जैसे मान लीजिए कोई भी दूसरा एसिड हम यूज़ में लेते हैं, जैसे H2SO4 हमने यूज़ में लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमने कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम और दूसरे भी एसिड्स को यूज़ में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एसिड यूज़ में लिया H3PO4, हाँ, फॉस्फोरिक एसिड यूज़ में लिया, और इसका रिएक्शन जो है वो आपने मान लीजिएगा जिंक से करवाया, आपने जिंक से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसमें जिंक फॉस्फेट बन जाएगा ZnPO4 ट्वाइस, Zn3PO4 ट्वाइस बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ देखिए कोई भी मेटल है, अगर उसका एसिड से या किसी भी एसिड का मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि सारे मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन एक इक्वल वे में नहीं करते हैं वो। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं यानी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं
वहाँ पे एसिड के साथ उनका रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल्स के अंदर जैसे आप गोल्ड और प्लैटिनम ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ठीक है, इनका रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे मेटल पे भी डिपेंड करता है कि मेटल किस तरह का हम यूज़ में ले रहे हैं। और एसिड पे भी डिपेंड करता है कि एसिड हम किस तरह का यूज़ में ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर हम वीक एसिड लेते हैं तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये हो गया आपका पहला केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एसिड का मेटल के साथ। और बिल्कुल क्लियरली आपको यही बोलना है कि अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है आपका मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे इसके लिए हम एक जो है वो जिंक जो मेटल है, जिंक मेटल को हमने एक बॉटल में लिया इस तरह से, और इस बोतल में लेके इस जिंक मेटल को हमने, और यहाँ पे है वो एक ये डिलीवरी ट्यूब है, इस डिलीवरी ट्यूब से हमने जो है वो इसके अंदर जो भी गैस प्रोड्यूस होती है उसको लिया। और ये जो है वो आपकी फनल है, थिसल फनल है। इस फनल से हम जो है वो एसिड इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, यहाँ से इसमें एसिड डालते हैं, ठीक है। एसिड कोई भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। और ये जो फनल है, फनल से एसिड इंट्रोड्यूस कर दिया, और यहाँ पे ये जो गैस है, ठीक है, ये गैस जो है वो क्या करते हैं, इस गैस को हम है वो किसी कंटेनर के अंदर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैस है किसी कंटेनर में अगर इसको अपन फिल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये गैस कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी यहाँ पे। और ये हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन कैसे होगा, इसका डिटेक्शन होगा कि अगर हम जैसे ही बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का जो है वो हम डिटेक्शन है वो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें लिक्विड वाटर ले लेते हैं, और वाटर से जैसे ये बबल्स की फॉर्म के अंदर ये गैस आती है, तो ये गैस जैसे ही इसके टच में आती है तो यहाँ पे कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें हम क्या ले रहे हैं, जिंक मेटल ले रहे हैं, और इधर से हम कौन सा एसिड डाल रहे हैं, इधर से हम H2SO4 डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से जो है वो इस तरह से आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद में देखिए दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए कि कोई भी एसिड जब है वो किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई भी एसिड किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो हम लिखेंगे दूसरा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड, विथ मेटल ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए कोई भी मेटल ऑक्साइड हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल लिया हमने सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। इसकी जगह हम है वो CaO भी ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा इसके अंदर, मेटल सॉल्ट बनेगा, एक तो बनेगा आपका मेटल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और एक जो है वो इसमें क्या होगा, वाटर लिबरेट होगा, इसके अंदर मेटल सॉल्ट बन जाएगा, और क्या लिबरेट होगा इसके अंदर, इसमें वाटर लिबरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो मेटल सॉल्ट और वाटर यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। अब देखिए आप, जैसे हम एग्जांपल लिया हमने, ये जैसे मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया, एसिड ले लिया, मान लीजिए हमने HCl, और यहाँ पे जब रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बन गया, आपके NaCl बन गया प्लस वाटर बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में भी जैसे यहाँ पे H2SO4 ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होती तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे CaO प्लस H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है,
सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये हो गया आपका सेकंड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। इसके बाद में देखिए तीसरा हम देखते हैं, इसके अंदर तीसरा देखते हैं रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, एसिड का किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन। जैसे कोई भी एसिड ले लिया हमने, एसिड प्लस बेस, हाँ, तो ये जब दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इसके अंदर सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे एसिड ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया, बेस ले लिया, मान लीजिए हमने NaOH ले लिया बेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट क्या बन गया आपका, Na2SO4 सॉल्ट बन गया, और वाटर बन गया H2O, Na2SO4 और H2O। यहाँ पे इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं रिएक्शन को, इस तरह से हमने बैलेंस कर लिया रिएक्शन को। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये तो हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर। तो तीसरा जो है वो आपका रिएक्शन हो गया कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक्चुअली हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड बेस को न्यूट्रल करता है और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रल करता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। इसके बाद में देखिए चौथा रिएक्शन जो है वो हम कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। कोई भी मेटल कार्बोनेट होता है उसका एसिड के साथ रिएक्शन हम कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मेटल कार्बोनेट लिया Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, उसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, इसके साथ कराया हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें NaCl बन जाएगा, NaCl बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और H2O बन गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि जब भी कोई कार्बोनेट सॉल्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है ना। इसके बाद में जैसे मान लीजिएगा कि अगर हमने है वो NaSCO3 लिया, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका रिएक्शन अगर हमने एसिड के साथ करवाया, उसका रिएक्शन अगर हमने एसिड के साथ करवाया तो यहाँ पे भी वही केस होगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, हाइड्रोजन, ये वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो है वो मेटल, किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेसेसरीली इवॉल्व होगी और सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ रिएक्शन किसका, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शनल रिएक्शन होते हैं कि जैसे हम अगर किसी मेटल का बेस के साथ रिएक्शन करवाएं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो, ठीक है, तो ये एक अलग सी हट के बात हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने जिंक का रिएक्शन कराया, NaOH से रिएक्शन कराया हमने जिंक का, ठीक है, तो जिंक का जब NaOH के साथ, ये तो बेस है ना, या तो ये एसिड तो है नहीं, सभी में हम सभी केसेस में एसिड से रिएक्शन करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए हम बेस से रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है Na2ZnO2। इसको हम सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इसके अंदर। कौन सी गैस लिबरेट होती है इसमें, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए एक अलग से एक हटके रिएक्शन हुआ ना कि भाई इससे पहले तो हम देख रहे थे कि कोई भी है वो एसिड है, उसका मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन यहाँ तो अगर हम किसी मेटल का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, कौन सी हो रही है, हाँ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो ये एक अलग से रिएक्शन हो गया और इसमें ये जो कंपाउंड बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब आप देखिए कोई भी जो है वो मेटल का जो है वो रिएक्शन जब भी हम बेस से कराते हैं तो सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है,
लेकिन ये कुछ केसेस के अंदर ही कुछ मेटल्स के साथ ही है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हैं। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हो गए आपके एसिड के, जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू दीज रिएक्शंस। ये रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में ये आ सकती है, इसलिए आप इनका रिवीजन करेंगे। अब इसके बाद में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।